क्या सच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जेन्युइन वोटर्स के नाम डिलीट कर रहा है? और क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी ऐसी शॉकिंग बातें सामने आ रही है जो डेमोक्रेसी के कोर को ही क्वेश्चन कर रही है? अब वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के जस्ट पहले जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं लग रहा, बल्कि एक ऐसा बैटलफील्ड बन गया है जहां हु गेट्स टू वोट खुद एक लीगल और पॉलिटिकल वॉर बन चुका है। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत के सामने जब वेस्ट बंगाल एसआईआर का मुद्दा आया था तो कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स को लेकर क्लैरिटी दी थी। वी हैव रिक्वेस्टेड द ट्रिब्यूनल्स टू रीविजिट द इंटायर documentation and give fair hearing to parties। उस हियरिंग में सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद होते हुए हाईलाइट किया था कि एक्सक्लूजन रेट काफी हाई है, अराउंड 55%, और 7 लाख अपील्स ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, लेकिन सिर्फ 19 ट्रिब्यूनल्स होने की वजह से लॉन्ग क्यू लग रही है। अब जस्टिस बागची ने कहा कि ये इंडिपेंडेंट जुडिशियल एडजुडिकेशन एक एक्स्ट्रा सेफ गार्ड था जो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। पर यही एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट भी आई थी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के द्वारा, जिन्होंने कहा था कि प्राइमा फसाई इनकरेक्ट केसेस में इंटरिम इंक्लूजन अलाउ किया जाए, लेकिन कोर्ट ने इंटरवेन करने से मना कर दिया और क्लियर किया कि ये डिसीजन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के डिस्क्रेशन पर छोड़ा जाए। पर अब क्या इसी ट्रिब्यूनल ने एक स्टोरी ऐसी लाई है जहां लग रहा है कि ईसीआई जेन्युइन वोटर्स को निकाल रही है? तो स्टोरी शुरू होती है एक नाम से, मोताब शेख, एक आम वोटर नहीं बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैंडिडेट। अब इमेजिन करिए कि इलेक्शन लड़ने वाला कैंडिडेट खुद वोटर लिस्ट से गायब हो जाए, और ये कोई हाइपोथेटिकल नहीं, ये रियल हुआ है। उसका नाम एडजुडिकेशन डिलीशन लिस्ट में डाल दिया गया था ड्यूरिंग एसआईआर। मतलब इलेक्शन के पहले ही उसको वोट करने का राइट भी नहीं मिल रहा, कंटेस्ट करना तो दूर की बात है। अब शेख ने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने कहा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल्स आर नाउ फंक्शनल, अप्रोच देम अर्जेंटली। और फिर केस गया ट्रिब्यूनल के पास, जो हेडेड था फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट टीएस शिवगनम के थ्रू। यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब ट्रिब्यूनल ने एक बेसिक सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि व्हाई वाज हिज नेम डिलीटेड, और शॉकिंगली जवाब नहीं मिला। अब ट्रिब्यूनल ने खुद रिकॉर्ड किया कि द ट्रिब्यूनल डिजायर टू सी द रीजंस, हाउएवर फॉर टेक्निकल रीजंस दैट इंफॉर्मेशन कुड नॉट बी प्लेस्ड बिफोर द ट्रिब्यूनल बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब जिस अथॉरिटी ने किसी का नाम हटा दिया वो रीजन ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। और फिर ट्रिब्यूनल ने खुद डॉक्यूमेंट्स चेक किए, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सब में नाम कंसिस्टेंट था, मुताब शेख। उनके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स में भी वही नाम, मतलब आइडेंटिटी क्लियर थी। और यहाँ ट्रिब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट के एक पहले के जजमेंट को रेफर किया और बोला कि आधार कार्ड दो नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट टू एस्टैब्लिश आइडेंटिटी। और फिर एक स्ट्रॉन्ग लाइन, दिस वुड बी सफिशिएंट टू एक्सेप्ट द केस ऑफ द अपीलेट। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जब प्रूफ क्लियर है तो नाम डिलीट करने का बेसिस क्या था, और अगर बेसिस ही नहीं है तो क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल एरर है या कुछ और ट्रिब्यूनल ने आखिर में ऑर्डर दिया कि शेख का नाम वापस वोटर लिस्ट में इंक्लूड किया जाए थ्रू सप्लीमेंट्री लिस्ट। एक इंडिविजुअल को रिलीफ मिल गया, बट बिगर क्वेश्चन वहीं रह गया, कितने और मुताब शेख होंगे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है सुप्रीम कोर्ट या ट्रिब्यूनल तक जाने के लिए। अब पिक्चर को जूम आउट करते हैं तो ये सिर्फ एक केस नहीं है। एसआईआर एक्सरसाइज के बाद लगभग 6 मिलियन वोटर्स को अंडर एजुडिकेशन डाल दिया गया था, उनमें से 2 मिलियन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो जाए इवन इफ अपील्स पेंडिंग है। अब कोर्ट ने क्लियरली बोला कि द अपीलेट ट्रिब्यूनल्स वुड फॉर्मुलेट देयर ओन प्रोसीजर दैट मे टेक अ मंथ और 60 डेज। और एक और प्रैक्टिकल कंसर्न रेज हुआ, हाउ कैन द ट्रिब्यूनल्स वर्क व्हेन सो मच प्रेशर इज पुट ऑन देम। और यहाँ एक पैराडॉक्स है, एक तरफ कोर्ट खुद कह रहा है कि प्रोसेस फॉलो होगा, अपील सुनी जाएंगी, दूसरी तरफ इलेक्शन आ रहा है और लोग वोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका नाम लिस्ट में है ही नहीं। अब स्टेट गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया था कि अपीलेट प्रोसेस एजुडिकेशन का पार्ट है, और अगर लोगों को अभी एक्सक्लूड कर दिया गया तो वो डिसइनफ्रेंचाइज्ड हो जाएंगे, लेकिन कोर्ट ने वेट करने से मना कर दिया। मतलब इलेक्शन अपने शेड्यूल पे चलेगा, चाहे लाखों लोग टेम्पररी वोट ना कर पाए। और ग्राउंड पे क्या हो रहा है तो प्रोटेस्ट, मालदा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, लोग सड़कों पर आ गए हैं, हाईवेज ब्लॉक हुए हैं, टायर्स जलाए गए हैं, एक जगह तो जुडिशियल ऑफिसर्स को होस्टेज तक बना लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिप्लोरेबल एंड कैलकुलेटेड अटेम्प्ट कहा है और सिक्योरिटी डिप्लॉय करने का ऑर्डर दिया है। अब ट्रस्ट का इशू समझिए तो जब लिस्ट ऑफ अफेक्टेड वोटर्स टाइम पे अपलोड नहीं होती, जब रीजंस फॉर डिलीशन क्लियर नहीं होते, जब सॉफ्टवेयर ओपेक होता है, तो लोगों का ट्रस्ट कैसे बनेगा। इसी में वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और बोला है कि करंट इलेक्शन 2025 के रूल्स पे कंडक्ट करो। उन्होंने ये भी अलेज किया कि थाउजेंड्स ऑफ फ्रॉडुलेंट फॉर्म 6 एप्लीकेशंस भेजे जा रहे हैं वोटर इंक्लूजन के लिए। उन्होंने इसे एन अटेम्प्ट एट वोटर हाईजैकिंग बोला है। अब दूसरी तरफ ईसीआई ने वेस्ट बंगाल में 8000 से ज्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए हैं। एलिगेशन ये भी है कि इन ऑब्जर्वर्स ने ईआरओ लॉगिन सिस्टम तक कंट्रोल ले लिया है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर ही क्वेश्चनेबल हो गया है। और फिर आता है एक और डिस्टर्बिंग पैटर्न, डेटा एनालिसिस। इंडिपेंडेंट एनालिसिस ने दिखाया कि अंडर एजुकेशन लिस्ट में मुस्लिम्स डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई नंबर में है। भवानीपुर में 51.8% और बलियागुंग में 76.1% था, जबकि उनका एक्चुअल वोट शेयर उससे काफी कम है। क्या ये कोइंसिडेंस है या सिस्टमिक बायस? ये सवाल अब ओपनली पूछा जा रहा है। आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बोलता है, एवरी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी इंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर। मतलब राइट टू वोट कोई ऑप्शनल प्रिविलेज नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। लेकिन करंट सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन बनाया है। कोर्ट ने कहा कि वी आर लुकिंग एट टू इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट्स, द लिस्ट ऑन विच इलेक्शंस आर टू बी कंडक्टेड एंड अनदर इज द राइट टू वोट। और साथ ही ये भी बोला कि द वैल्यूएबल राइट टू वोट कैन नॉट बी वॉश्ड आउट, दिस कैन नॉट लीड टू एन ऑपरेसिव सिचुएशन। मतलब कोर्ट कह रहा है कि आपका राइट थियोरेटिकली सेफ है, लेकिन प्रैक्टिकली आप इस इलेक्शन में वोट नहीं कर पाओगे अगर नाम लिस्ट में नहीं है। ये एक ऐसा लीगल ग्रे जोन है जहां राइट एग्जिस्ट करता है बट एक्सरसाइज नहीं हो पाता। अब ट्रिब्यूनल्स को भी काफी पावर दी गई है, वो फ्रेश डॉक्यूमेंट्स भी कंसिडर कर सकते हैं। कोर्ट ने क्लियर किया है कि इफ द एक्सक्लूजन इज फाउंड अनवारंटेड वी सी नो रीजन व्हाई द डिसीजन शुड नॉट बी ऑल्टर्ड। लेकिन साथ ही कॉशन भी दिया, डू नॉट एंटरटेन फ्रेश डॉक्यूमेंट्स विदाउट वेरीफाइंग देयर जेन्युइननेस। ईसीआई ने अपोज भी किया, बोला कि फ्रेश डॉक्यूमेंट्स अलाउ करने से पैंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। मतलब एक तरफ इंक्लूसिविटी का आर्गुमेंट है, दूसरी तरफ प्रोसेस इंटीग्रिटी का। और इन सब के बीच में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का केस भी सामने आता है, सूबेदार मेजर अजद अली कारगिल वॉर वेटरन। उनका नाम भी अंडर एजुकेशन लिस्ट में है। वो भी ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। और सोचने वाली बात ये है कि जब एक वॉर वेटरन, एक इलेक्शन कैंडिडेट और लाखों आम लोग एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इशू इंडिविजुअल नहीं सिस्टमिक लगता है और इनमें एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ रह जाता है। डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन से नहीं चलती बल्कि फेयर पार्टिसिपेशन से चलती है। अगर लोगों को लगता है कि उनका नाम बिना रीजन के डिलीट हो सकता है या उन्हें प्रोसेस समझने का मौका ही नहीं मिला तो ट्रस्ट कोलैप्स होने लगता है। आज ये सवाल नहीं है कि एसआईआर लीगल है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये फेयर है, क्या ये ट्रांसपेरेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये इंश्योर करता है कि हर जेन्युइन वोटर अपना वोट डाल सके। क्योंकि अगर आंसर नो है तो प्रॉब्लम सिर्फ वेस्ट बंगाल तक लिमिटेड नहीं रहेगी, ये एक नेशनल प्रेसिडेंट बन सकता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।